तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, नाम है सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपने मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिया है, डिटेल में पढ़ लिया है, तो अब आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग डाल दिया है, तो अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि सीधे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, पहले तो भूमिका न बना, तो अपना स्टाइल यही है, तो अपन स्टाइल से काम करेंगे, उसी स्टाइल से। इवैपोरेशन, सबसे पहले बात करेंगे इवैपोरेशन कि इवैपोरेशन क्या है। तो देखो बेटा, इवैपोरेशन में कोई लिक्विड ले लिया जाता है, इसके सरफेस पर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है उड़ने की टेंडेंसी होती है, मतलब नीचे की तरफ चिपके भी रहते हैं, नीचे की तरफ ये प्रेशर भी लगाते हैं, नीचे की तरफ क्या करते हैं, प्रेशर भी लगाते हैं, और यहाँ पर तो ये बराबर चारों तरफ क्या है, बराबर, ठीक। तो ये जो है मॉलिक्यूल, इसकी टेंडेंसी होती है उड़ने की, इवैपोरेशन। तो इवैपोरेशन क्या है, इवैपोरेशन क्या है, तो इवैपोरेशन है टेंडेंसी ऑफ एस्केप, मतलब उड़ने की टेंडेंसी। तो आप पहले तो उड़ने की टेंडेंसी क्यों है, तो आप ये बात आप लिख लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल इज हायर देन अदर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल, जो सरफेस पे है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल है, तो सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये उड़ जाते हैं, जल्दी उड़ जाते हैं। अब जैसे एक गिलास पानी आपने रख दिया, तो एक गिलास पानी क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक गिलास पानी से उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा, आपको लगता है कि नहीं उड़ेगा, उड़ रहा होगा पर आपको लगेगा नहीं। आप ऐसा करिएगा, एक गिलास पानी के ऊपर एक ढक्कन रख दीजिएगा, कुछ भी आपके पास कोई बर्तन, स्टील का कटोरी वटोरी कुछ भी रख दीजिए उसके ऊपर। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो कटोरी के ऊपर जो जहाँ पर रखे होंगे उस पानी के कुछ बूंदें लगी होंगी, वो इवैपोरेशन से जाके टकराने वाले मॉलिक्यूल थे, ठीक है। तो क्या है इवैपोरेशन, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, प्रेजेंट एट द surface into vapor molecule is known as evaporation, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवैपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवैपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवैपोरेशन, तो पहला फैक्टर है जो वो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर मतलब रेट ऑफ इवैपोरेशन, जिसको हम RE शॉर्ट में बोल देते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर के। रेट ऑफ इवैपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज़्यादा, अब जैसे गर्म पानी होगा तो ज़्यादा पानी वेपराइज होगा, ठंडा पानी होगा तो कम वेपराइज होगा, गर्म पानी होगा तो उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो जल्दी वेपराइज हो जाएगा,
ठीक है, समझ पा रहे हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा? अब जैसे देखिए आर ई, रेट ऑफ इवेपोरेशन, आर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई वो जो आपने DDLJ देखी थी ना, तो उसमें जा सिमरन जा वाला होता है, जा सिमरन जा, तो उसमें वो जो अमरीश पुरी जी रहते हैं वो काजोल का हाथ पकड़े रहते हैं, काजोल का हाथ पकड़े रहते हैं। तो काजोल का हाथ पकड़े रहते हैं, तो अब वो जो है शाहरुख खान कैटलिस्ट है इवेपोरेशन का, और अमरीश पुरी जी और काजोल के बीच में बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बाप बेटी का बॉन्ड। ऐसे तो हाथे पकड़ा है, बाप बेटी का बॉन्ड है, ठीक है चलो। अब शाहरुख खान बुलाया जा रहा है, ये नहीं जा रही है, या मतलब छोड़ दो बाबूजी। और अचानक बाबूजी ने छोड़ दिया। बाबूजी ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहाँ से छोड़ दिया मतलब तो ये स्केप कर गई, बाद में ट्रेन में चढ़ गई तो गायब हो गई होगी ना। अब तुम लोगों को तो ट्रेन में चढ़ रहे तक ही दिखता है, लेकिन भाई आगे की कहानी तो नहीं दिखाई गई होगी ना, कि आगे क्या हुआ होगा। ट्रेन पे चढ़े होंगे तो पता नहीं किस स्टेशन पे उतरे होंगे, चाय वाय पिया होगा, खाना वाना खाया होगा उन लोगों ने। फिर मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो लोग पंजाब में रहते थे, शायद ट्रेन से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के वो लोग लंदन जाएंगे, क्योंकि वो लोग लंदन के ही रहने वाले थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में अमरीश पुरी जी ने जो काजोल का हाथ पकड़ा था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ये जैसे ही टूटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, काजोल के भागने की टेंडेंसी बढ़ गई, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल के बीच में, अब जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, डायपोल इंटरेक्शन हो, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन हो, वंडर वॉल फोर्स हो, इस तरह के जितने भी तरह के इंटरेक्शन होते हैं, इसमें जितना स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा उस लिक्विड का इवेपोरेशन की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अच्छा तीसरा फैक्टर यहीं लिख दे। सरफेस एरिया, तो अब सरफेस एरिया आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। वैसे तो कंटेनर जो बोला जाता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कंटेनर तो वो ट्रक वक्त पे लद के आता है, वो कस्टम वाले कार्गो वाला, लेकिन ठीक है हमारे लिए तो छोटा सा ग्लास भी हम कंटेनर बोल देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। अब जैसे एक ग्लास में पानी ले लिया आपने, तो ग्लास का जितना मुंह होगा उतने एरिया से वो इवेपोरेट होगा। अब उसी पानी को थाली में डाल दो, तो थाली का एरिया बढ़ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एयर से ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, ज़्यादा हवा में उड़ेंगे, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। अब कहे कि सर थाली में रखे हैं, ज़मीन पे फेंक दे, ज़मीन पे आपने फेंक दिया और फैल गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन और बढ़ गया। समझे? जो चौथा फैक्टर है इसका, ये मिटा दें, अब नीचे चला जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं। चौथा फैक्टर है फ्लो ऑफ ड्राई एयर होता है। फोर्थ फैक्टर है फ्लो ऑफ ड्राई एयर। जैसे मान लीजिए कि ड्राई एयर का मतलब क्या है,
फ्लो ऑफ ड्राई एयर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप एक गिलास पानी बाहर रख दिए, हवा नहीं चल रही है, तो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। मान लो जो हवा थोड़ी तेज चल रही है, तो जितना मॉलिक्यूल इवेपोरेट होता जाएगा उतना मॉलिक्यूल ग्लास के सामने से हटता जाएगा, नया मॉलिक्यूल आएगा हटेगा, नया मॉलिक्यूल आएगा हटेगा। इस तरीके से क्या होगा कि बहुत तेजी से इवेपोरेशन होना से चालू हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ ड्राई एयर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो आप ये लिख सकते हो, फ्लो ऑफ ड्राई एयर increases the rate of evaporation. Flow of dry air increases the rate of evaporation. Flow of dry air increases the rate of evaporation. ठीक है, evaporation की कुछ हमने बात जानी। अब बात करते हैं वाइपर प्रेशर की। बस 4 चीजें आपने जानी यहाँ पे। पहले तो इवेपोरेशन ही आपने जाना कि लिक्विड के मॉलिक्यूल का वेपर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। दूसरा आपने ये जाना कि कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो हमने धीरे धीरे प्रक्रिया को समझा। अब हम बात करेंगे किसकी? वेपर प्रेशर की, पूरे चैप्टर का। पूरे चैप्टर का सबसे महान टॉपिक आया तो पूरा चैप्टर आया, नहीं आया पूरा चैप्टर साफ। आया तो पूरा चैप्टर समझ में आया, और नहीं आया तो पूरा चैप्टर ही क्या हो गया? साफ हो गया। बड़ा ही ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। मुझे तो लगता है कि मस्त है, लेकिन क्या होता है कि भाई टीचर को तो लगता ही है कि मस्त है, क्योंकि वो पढ़ा रहा है, कई साल से पढ़ा रहा है। तो उसको शुरुआत में जब वो बच्चा रहा होगा, जब वो स्टूडेंट रहा होगा, तब उसको समझ में आया, तब ना मस्त लगेगा। तो हमको तो नहीं समझ में आया था जब हम पढ़ते थे। तो आइए जरा सा आपको समझाएं इसके बारे में। इसके बारे में जरा सा आपको समझाएं। ये है हमारा एक लिक्विड, ये है लिक्विड, और इस लिक्विड के सरफेस पर वेपर के मॉलिक्यूल हैं जो ऐसे जाना चाहते हैं, और ये वेपर के मॉलिक्यूल पहले से उड़ चुके हैं, जो ये ऊपर जाना चाहता है, ये नीचे आना चाहता है। सबका अलग अलग, जो इंसान कभी भी खुश नहीं है। पहले ये ऊपर जाना चाह रहे थे, अब चले गए तो फिर नीचे आना चाह रहे हैं कि नहीं हमको नीचे आना। वैसे ही छोटे बच्चों को आप देखिए ना, तो जैसे कि किसी की गोद में रहते हैं और कोई सामने खड़ा हो जाता है ना, तो ऐसे करके कोशिश करते हैं कि इसकी गोद में चला जाऊँ। जो चल फिर नहीं पाते हैं, वो बहुत ही चालाक होते हैं जो चल फिर नहीं पाते हैं। उनको बिठा दो तो एक तरफ लुढ़क जाते हैं, जैसे उनको बिठा दो टोई टोई, इस तरीके से लुढ़क जाएंगे वो। तो उस तरह के बच्चे मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे। और उस तरह के बच्चे अच्छे इसलिए लगते हैं कि उनको एक आध थप्पड़ मारो वो रो देते हैं, और फिर आदमी वो किसी को बता भी नहीं पाते कि कौन मारिस, तो मज़ा आता है। चलिए, तो अब ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है? ये है इवेपोरेशन, और ये प्रोसेस क्या है? ये है कंडेंसेशन। मतलब दो प्रोसेस एक साथ चल रही है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दो प्रोसेस। जब आप शुरुआत में लिक्विड लेते हैं तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर तो अभी पहुँचेगा तब ना कंडेंस होगा। और कंडेंसेशन बहुत कम होता है, मिनिमम होता है।
कुछ समय बाद रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब इवापोरेशन ज़्यादा होता है, कंडेंसेशन कम होता है। कुछ समय बाद रेट ऑफ इवापोरेशन तो वही रहता है, लेकिन कंडेंसेशन बढ़ने लगता है क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल ढेर सारे जुट जाते हैं। तो कंडेंसेशन, जैसे मान लीजिए कि 50 मॉलिक्यूल एक बार में उड़ रहे थे, रेट ऑफ इवापोरेशन 50 मॉलिक्यूल एक बार में उड़ रहे थे, और शुरुआत में 50 मॉलिक्यूल जब पहली बार उड़े तो कंडेंस तो कोई नहीं हुआ, लेकिन जब 50-50 उड़ के कुछ पहुँचे तो कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस होना चालू हुए। मान लो 5 मॉलिक्यूल कंडेंस हुए, 50 उड़ रहे, 5 कंडेंस हो रहा है, 50 फिर उड़े, अब कंडेंसेशन बढ़ा थोड़ा सा, 8 हो गया, अब 15 हो गया, 50 फिर उड़े, अब 20 हो गया, 50 फिर उड़े, अब 30 हो गया, 50 फिर उड़े, अब 40 हो गया, 50 फिर उड़े, अब 50 हो गया, 50 उड़ना, 50 कंडेंस होना। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और इसी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इस लिक्विड पर वाइपर जो प्रेशर लगा रहा होगा उसी को वाइपर प्रेशर कहते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल पूछा जाए कि वाइपर प्रेशर क्या होता है, तो मैं तो सिंपल बोल देता हूँ, भैया जो वाइपर प्रेशर लगाता है वो वाइपर प्रेशर है। वाइपर लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर लगाता है वो वाइपर प्रेशर है। तो क्या हर समय? तो बोलो नहीं नहीं नहीं, हर समय नहीं। हम ये बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पर वाइपर का मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगा देगा वो वाइपर प्रेशर होगा। तो क्वेश्चन फिर राइज होगा, ये इक्विलिब्रियम क्या है? तो बोलोगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और वो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, उस समय वाइपर लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा होगा उसको वाइपर प्रेशर बोलेंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, फिर समझने में क्या जाता है, खूब समझिए कितना समझ। मैंने बोला ना आपको, चैप्टर का सबसे बड़ा खतरनाक मजेदार सब कुछ यही है, वाइपर प्रेशर। समझ में आ गया? चैप्टर खत्म। नहीं समझ में आया? चैप्टर खत्म। तो वाइपर प्रेशर के लिए पहले तो हम ऐसे करते हैं, T = 0 एट T = 0। T = 0 मतलब इनिशियल टाइम पर। ठीक है, इनिशियल टाइम पर ओनली लिक्विड प्रेजेंट, ओनली लिक्विड प्रेजेंट, केवल लिक्विड क्या है? प्रेजेंट है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? मैक्सिमम है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? मैक्सिमम है। एट T = T मतलब कुछ टाइम पर, किसी समय पर। क्या T = T क्या होता है? समय = समय नहीं, T = T का मतलब है कि किसी टाइम पर, जैसे इनिशियल से थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो उस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। नहीं, दो चीजें लिखेंगे ना भाई। अब कुछ समय बाद तो दो चीजें हो गई है, लिक्विड भी हो गया, वाइपर भी हो गया। लिक्विड क्या कर रहा है? इवेपोरेशन। और ये क्या कर रहा है? कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या है? तो बोलो कि भैया ये तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्यों कांस्टेंट? क्यों कांस्टेंट है? तो बोलो 4 फैक्टर है, चारों फैक्टर में से कुछ भी बदले हो, टेम्परेचर बढ़ाए नहीं, लिक्विड बदल दिए
लिक्विड बदलोगे तब ना भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। लिक्विड बदल दिए है नहीं, लिक्विड तो वही है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, क्या बर्तन बदल दिए? नहीं, बर्तन भी नहीं बदले। तो ठीक है, मतलब क्या ढक्कन खोल के पंखा चला दिए? नहीं, ये भी नहीं किए। तो ये चारों फैक्टर को छेड़ा नहीं है आपने, तो इसका मतलब है कि इवेपोरेशन क्या है? कांस्टेंट। और कंडेंसेशन क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। कंडेंसेशन लगातार बढ़ रहा है, शुरुआत में तो था ही नहीं, लेकिन लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। मैंने अभी बताया था नहीं, 8, 50, 10, 50, 20, 50, वही। तो 50 तो ये है कि फिक्स है, लेकिन ये 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50 बढ़ रहा है। एट t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, एट t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। अब क्या है? अब यहां पर क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब आर ई इज इक्वल टू क्या हो गया? आर सी। रेट ऑफ इवेपोरेशन में चेंज नहीं आया, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ते बढ़ते इवेपोरेशन के बराबर हो गया, और इस सिचुएशन को बोला गया इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम क्या है? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। फिल्मों में आप लोगों ने सुना होगा डायनामिक पर्सनालिटी, उसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर डायनेमिक का मतलब है चलता फिरता। इक्विलिब्रियम होने के बाद क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्या इवेपोरेशन बंद हो गया या क्या कंडेंसेशन बंद हो गया? तो कहें नहीं, न इवेपोरेशन बंद हुआ है न कंडेंसेशन बंद हुआ है, लगातार दोनों चल रहे हैं, लेकिन दोनों की रेट क्या है? अब बराबर चल रही है। समझ गए? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें। हाँ, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है यार, बहुत कसम से मज़ा आ जाता है इसको पढ़ाने में। अब हाँ, जैसे आपने इधर लिख दिया रेट और इधर लिख दिया टाइम, और ये कर दिया ऐसे, ये हो गया आर ई। ये क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो फिक्स है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन कांस्टेंट है। और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हुआ? ऐसे गड़बड़ा गया, जा ही रहा था तो सीधा जाना चाहिए था। ऐसे रेट ऑफ कंडेंसेशन ऐसे बढ़ रहा था, आर सी। आर सी क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज कर रहा है, और आर ई सीधा है, फिक्स है, कांस्टेंट है। और ये जहां जाके मिला, ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है। तो अब इस इक्विलिब्रियम पर अब वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखने की बात आ गई है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? तो इसमें लिखेंगे आप, जब प्रेशर exerted by vapor molecule on liquid surface
in the condition of dynamic equilibrium, in the condition of dynamic equilibrium, in the condition of dynamic equilibrium मतलब RE is equal to RC is known as vapor pressure, vapor pressure of लिक्विड। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपने यहाँ पे वाटर ले लिया, वाटर आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो वाटर ले लिया तो भाई जाहिर सी बात है कि वाटर का वेपर, वाटर का जो सरफेस पे वेपर है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा, नीचे की तरफ जो प्रेशर लगाएगा ये क्या है, वेपर प्रेशर है। अच्छा, ये ऊपर वाले जो वेपर है, अच्छा ये जो एरो हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं ये टेंडेंसी दिखाते हैं इवेपोरेशन की, और जो नीचे की तरफ एरो दिखा रहे हैं इसका ये प्रेशर दिखा रहे हैं। अच्छा, एरो का मतलब ये नहीं होता हमेशा के उड़ना, एरो का मतलब ये भी है कि ये जैसे टेंडेंसी है स्केपिंग की, ये टेंडेंसी दिखाते हैं। और नीचे की तरफ जब इसका एरो दिखाते हैं इसमें, तो ये दिखाते हैं वेपर का लिक्विड सरफेस पर, जब लिक्विड सरफेस मतलब लिक्विड की तरफ जब एरो दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं कि ये प्रेशर, और ये क्या है, ये सब वेपर है। अब इसका टेंडेंसी क्या होगा, इसका टेंडेंसी होगा नीचे जाने का, कंडेंसेशन का। ये है वेपोरेशन और ये क्या है, इवेपोरेशन, और ये क्या है, कंडेंसेशन। समझ पा रहे? तो अब आप जानते हैं कि अगर लिक्विड वेपर मतलब आप H2O लिक्विड H2O गैस ले लेते हैं तो जो Kp बोलते हैं वो Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, यही बोलते हैं। Kp क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O या वेपर प्रेशर ऑफ H2, क्योंकि पार्शियल प्रेशर यहाँ पर तो एक ही लिक्विड है, तो पार्शियल किस बात का, भाई पार्शियल तो तब बोला जाता है जैसे मान लीजिए कि दो लोगों ने मिलकर कोई काम किया है तो बोला जाएगा कि भाई आंशिक योगदान इनका है, आंशिक योगदान उनका है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति ने काम किया है तो फिर आंशिक योगदान कैसे, पूरा का पूरा उसी ने किया। तो वही बात है, केपी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, केपी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर है या लिक्विड के बराबर है, अगर लिक्विड की बात करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि केपी एंड केसी आर only depends on temperature. Kp and Kc are only depends on temperature. अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ाने के लिए मुझे इक्विलिब्रियम भी पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अब आपका क्या है ना कि आप लोगों को कोई चीज पढ़ाओ ना तो आप लोग एकदम घबरा जाते हैं कि सर कब पढ़ाएंगे, कोर्स कैसे खत्म होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे काहे चिंता करते, क्या सर 20 लेक्चर मूल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा दिया आपने, कोर्स कैसे खत्म करेंगे। अरे यार गजब बात करते हो, एक दिन में 2 लेक्चर नहीं डालने लगेंगे, 3 लेक्चर नहीं डालने लगेंगे। तुमसे ये थोड़ा ना बोला है कि तुम महीने भर की फीस दिए हो, अगर तुम मंथली फीस दे रहे हो तो तुमको मंथली के हिसाब से धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि तुमसे ज्यादा पैसा चूस सके। नहीं, ऐसा हमको पैसा चूसना नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपसे जो है ये करते रहे, ऐसा कुछ नहीं। हम करेंगे ना, एक दिन में 3 लेक्चर डाल देंगे, खत्म हो जाएगा यार, कोर्स खत्म करने में क्या दिक्कत है। लेकिन कोर्स खत्म होने के साथ साथ हमें सब कुछ आना भी चाहिए। तो ये कंडीशन है हमारा, ये ध्यान रखिए। Kp एंड Kc आर ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि H2O is also only depends on temperature।
और PH2O क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है। इसका मतलब है क्या है कि वेपर प्रेशर इज ऑल्सो ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्योंकि आप कोई और लिक्विड ले लीजिए, जैसे आपको लगता है कि सर वाटर की बात कर रहे हैं, किसी और लिक्विड का रेट तो बेंजीन ले लो ना, बेंजीन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन तो Kp इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। तो जब Kp ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आल्सो डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर, दैट मींस वेपर प्रेशर इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो किसी का भी ले लो, वेपर प्रेशर इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इस बात का ध्यान रखना। इवेपोरेशन से इसमें कुछ कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना कि इवेपोरेशन में 4 चीज बताए थे, वेपर प्रेशर में 1 का बता रहे हैं। वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की, इवेपोरेशन एक प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रेशर है। मतलब ये वेपर प्रेशर क्या है, एक प्रेशर है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब ये भी जानिए कि लिक्विड का वेपर में चेंज होना, लिक्विड को अगर आपको वेपर में चेंज करना है तो कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी? लिक्विड को वेपर में चेंज करना है, एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? तो पहले ये समझ लीजिए कि लिक्विड वेपर, ये क्या हो गया, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ऐसे बना देते हैं, ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो वेपर जितना ज्यादा बनेगा Kp उतना ज्यादा होगा। Kp कब ज्यादा होगा, वेपर जब ज्यादा बनेगा। और प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक फॉरवर्ड प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। प्रोडक्ट कौन है, वेपर। वेपर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, Kp बढ़ेगा। Kp बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तब बेटा ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। अब टेम्परेचर से कैसे रिलेशन है वेपर प्रेशर का, ये हम रिलेशन में पढ़ेंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे। तो अब पहले कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड। Vapor pressure is the maximum partial pressure of any liquid at given temperature। बोलना जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर को क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। तो वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। किसी भी लिक्विड का जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो तब होगा जब वो लिक्विड अकेला हो। जैसे आपका मैक्सिमम, जैसे आप कोई मंदिर बनवा रहे हैं, आप कोई मस्जिद बनवा रहे हैं, आप कोई चर्च बनवा रहे हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, तो अगर आप बोलते हैं कि ये चीज सब लोग थोड़ा थोड़ा सा, भाई कोई भी धार्मिक स्थल बनता है तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा क्या करते हैं, योगदान अपना दे देते हैं। तो उसमें
जो मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसमें मैक्सिमम यही हो सकता है कि 100% कोई एक आदमी दे दे। तो 100% कोई एक आदमी दे देगा तो फिर वो पार्शियल नहीं रह जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो बोला जाएगा, फिर वो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर बोल दिया जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम योगदान किसी का होगा वो पूरा हो गया, 100% हो गया। समझ गए? अच्छा, एक बात और बोल दें, इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस, अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करता है, इफ पार्शियल प्रेशर increases after this value, वो दिस वैल्यू क्या है, वेपर प्रेशर। आफ्टर दिस वैल्यू, अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करता है आफ्टर दिस वैल्यू, देन सम मॉलिक्यूल ऑफ वेपर आर कंडेंस्ड, सम मॉलिक्यूल ऑफ वेपर आर कंडेंस्ड, then some molecule of vapor are condensed। अगर ऐसा हो जाए कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि पार्शियल प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर से बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कभी बढ़ नहीं सकता। कुछ मॉलिक्यूल को कंडेंस कर देगा ताकि वेपर का मॉलिक्यूल ही कम हो जाए और प्रेशर कम हो जाए और वापस वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए। ठीक है, चलिए, इफ पार्शियल प्रेशर, यार यहाँ पार्शियल के साथ प्रेशर भी लगाना था, पार्शियल प्रेशर decreases if partial pressure decreases, then liquid will vaporize until, अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तब तो लिक्विड को वेपर को कंडेंस कर देगा, लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर घटता है तो वेपर प्रेशर पे लाने के लिए लिक्विड को ज्यादा क्या करना पड़ेगा, वेपराइज करना पड़ेगा। लिक्विड को कब तक वेपराइज करेंगे, अंटिल पार्शियल प्रेशर becomes equal to vapor pressure या achieve the value of vapor pressure। कब तक, until the partial pressure become equal to vapor pressure। दूसरा, all liquid are vaporized। ठीक है, या तो भाई आपने एक गिलास पानी दे दिया, ये वेपराइज हो रहा है और ये कंडेंस हो रहा है। ठीक है, अब आपका वेपर प्रेशर क्या हुआ, घट गया, मतलब पार्शियल प्रेशर घट गया और आप चाहते हैं कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर करने के लिए क्या होगा, वेपर ज्यादा उड़ेगा, ताकि ज्यादा उड़े और वेपर यहाँ पर भर जाए ताकि प्रेशर बढ़ जाए और वो प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। पहला तो कंडीशन ये। दूसरा ये है कि ये भर ही ना पाए, दूसरी कंडीशन क्या है, ये भर ही ना पाए। कैसा, लिक्विड तो बस इतना ही था और इतना बड़ा कंटेनर था, वाइपर पूरा भरा नहीं,
वाइपर पूरा भरा नहीं, मतलब वाइपर प्रेशर जितनी पार्शियल प्रेशर वाइपर प्रेशर की वैल्यू को अचीव नहीं कर पाया, उससे पहले लिक्विड खत्म हो गया। और लिक्विड विल वाइपराइज। जब तक कि सारा लिक्विड वेपराइज ना हो जाए तब तक क्या होता रहेगा, जान दे देगा अपनी कि हाँ। एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर ये बर्तन खुला है तो कभी भी वाइपर प्रेशर के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी लिक्विड जो भी वाइपर उड़ेगा वो बाहर चला जाएगा, वो उड़ जाएगा, वो हवा में चला जाएगा, बर्तन खुला है तो। तब ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तब वो वाइपर प्रेशर अचीव नहीं कर पाएगा, तब वो वाइपर प्रेशर अचीव नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो है, अब हम कुछ सिंबल मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लिक्विड ए है, लिक्विड क्या है, ए है, लिक्विड ए है। तो इसका वाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए हो जाएगा पी नॉट ए। हम मान लेते हैं कि पी नॉट ए, बस पी जीरो ए, पी नॉट ए। अब पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वाइपर प्रेशर भी हो सकता है, पार्शियल वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल टू पी। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि लिक्विड बी है आपके पास, तो वाइपर प्रेशर ऑफ प्योर बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। अब पार्शियल वाइपर प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी बी। ये ध्यान रखिएगा, नॉट लगा देंगे तो प्योर का होगा, और नॉट नहीं लगाएंगे तो वो पार्शियल हो जाएगा। इतना आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस सिंबल की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। वाइपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड is always is only depends on temperature। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 2-3 बार बोल चुका हूं कि वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन प्योर लिक्विड, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड डिनोटेड बाई ऐसे पी नॉट दिखा दिया। अब ए है तो नीचे ए लिख देंगे, बी है तो बी लिख देंगे, सी है तो सी लिख देंगे, बेंजीन है तो बेंजीन लिख देंगे, वाटर है तो वाटर लिख देंगे, मतलब जो भी है तो वो हम लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? चलो, तो अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाइपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वाइपर प्रेशर। अब यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग वाइपर प्रेशर में मैंने आपको एक बात बोल दी कि वाइपर प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड का हमेशा टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा, किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड का टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बदलोगे तभी वाइपर प्रेशर चेंज होगा। तो फिर फैक्टर की क्या जरूरत है, जरूरत समझाते हैं कि क्या है मामला। फैक्टर अफेक्टिंग वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। पहला, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड, मान लीजिए अब लिक्विड बदल देते हैं, वाइपर प्रेशर बदलेगा कि नहीं? पानी की जगह पे आप पेट्रोल ले लेंगे तो वाइपर प्रेशर बदलेगा ना। तो वो कह रहे हैं हाँ, पानी ही रखे रहेंगे तो वाइपर प्रेशर नहीं बदलेगा जबकि टेम्परेचर नहीं बदलेगी, लेकिन पानी की जगह पे कुछ और ले आएंगे तब तो वाइपर प्रेशर बदलेगा। तो वही बात है। तो अब हम लिक्विड ही बदल दे रहे हैं, जब हम लिक्विड बदल रहे हैं तब वाइपर प्रेशर चेंज होगा।
तो वाइपर प्रेशर, अब देखिए वाइपर प्रेशर वाइपराइज होगा तभी ना प्रेशर लगेगा। और लिक्विड वाइपराइज कब होगा? जब लिक्विड के मॉलिक्यूल का दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल से बढ़िया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ना हो तो एक छोड़ जाएगा। लेकिन अगर अच्छा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है तो वो उड़ने नहीं देगा। अगर उड़ने नहीं देगा तो वाइपर ज्यादा बनेगा नहीं, वाइपर ज्यादा बनेगा नहीं तो प्रेशर ज्यादा लगेगा नहीं। इसका मतलब है कि जो लिक्विड में अच्छा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो लिक्विड, जिस लिक्विड में अच्छा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, एक बार यार तुम ढंग से बैठ जाओ कहीं पर, एक जगह तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। तो जो लिक्विड, पॉज करो तो देखिए वाइपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है force of attraction between liquid molecule। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, जितना अच्छा फोर्स होगा लिक्विड के बीच में, जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा, लिक्विड दूसरे लिक्विड को उड़ने ही नहीं देगा। जब उड़ने नहीं देगा तो वाइपर बनेगा नहीं, जब वाइपर बनेगा नहीं तो प्रेशर लगेगा नहीं, मतलब कम लगेगा। ऐसा नहीं कि बन भी नहीं करेगा, कम बनेगा कम लगेगा। मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अच्छा तो वाइपर प्रेशर कम लगेगा, मतलब वाइपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेकर बताया आपको कि हमारे पास CH3OH है, क्या नाम, मीथेनॉल। हमारे पास CH2OH क्या नाम, ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल। हमारे पास है CH2OH इस कंपाउंड को पहचान लीजिए, इसका नाम ग्लिसरीन है। भाई ग्लिसरीन आप जानते हैं, फॉर्मूला है। अब यहां हम मान लेते हैं कि इसका वाइपर प्रेशर A है, यहाँ पे इसका वाइपर प्रेशर B है। अच्छा, इक्वल कर A B, और इसका वाइपर प्रेशर C। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ एक OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ दो OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ तीन OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा कहाँ पर, मतलब ज्यादा अच्छा कहाँ पर, यहाँ। तो यहाँ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, हाईएस्ट है। तो अगर आप फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ हाईएस्ट है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जब ज्यादा है तो वाइपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे कम है, तो वाइपर प्रेशर जो होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, A का, फिर B का, तब C का। मतलब वाइपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो, कम हो। समझ पा रहे? चलो हम नेचर ऑफ लिक्विड की ही बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको समझा दे एक चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस में क्लासिफिकेशन, सब्सटेंस में वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो, वोलाटाइल सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस है, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू इवापोरेट, ऐसा सब्सटेंस जिसमें टेंडेंसी है इवापोरेशन की,
उसको बोला जाता है वोलाटाइल सब्सटेंस। द लिक्विड विच कैन evaporate called volatile substance। ऐसा सब्सटेंस जो उड़ सकता है, जो हवा में जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल सब्सटेंस। एग्जाम्पल जैसे वाटर, C6H6 बेंजीन, जैसे मीथेनॉल, जैसे सभी पियक्कड़ों को समर्पित इथेनॉल, जैसे C7H8 टॉल्यूइन। नशेड़ियों को तो ये भी समर्पित है, टॉल्यूइन भी, क्योंकि मैंने देखा कि जो बच्चे कोटा जाके पढ़ रहे थे, मैं कोटा कई साल रहा, तो मैंने ये देखा कि वहाँ बच्चे सबसे सस्ता नशा क्या कर रहे थे? डाइल्यूटर। वो जो वाइटनर होता है ना, वाइटनर को डाइल्यूट करने के लिए एक डाइल्यूटर आता है, उसको रुमाल पे, कपड़े पे डाल के, पॉलीथीन में डाल के उसको सूंघते थे, और उससे बड़ा बढ़िया उनको नशा होता था। कुछ बच्चे जो है ब्रेड पर जो है आयोडेक्स लगा के खा जाते थे। मतलब यार नशे का जो है कुछ अलग ही तरीका निकाले हो। हम लोग तो सोचते थे कि आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, ये लोग तो आयोडेक्स जो है ब्रेड पे मलते थे और इनका काम चलता था। तो ये कुछ कंपाउंड जैसे कुछ भी ले सकते हो आप, ग्लाइकॉल ले सकते हो, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो उड़ सकता है, वेपराइज हो सकता है। एनहेक्सेन ले सकते हो, C6H14 ले सकते हो, C7H16 ले सकते हो, कुछ भी ऐसा कुछ भी ले सकते हो, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन लिक्विड का ले सकते हो। वो सब क्या होगा? इवेपोरेट हो सकता है। तो जो भी इवेपोरेट हो सकता है वो कौन है? वोलाटाइल सब्सटेंस है। दूसरा जो सब्सटेंस है वो नॉन वोलाटाइल है। दूसरा जो सब्सटेंस है वो कौन है? नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। अब ये नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है? The solid substance are mostly non-volatile। अब जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो सब्सटेंस विच हैव नो टेंडेंसी ऑफ इवेपोराइजेशन, और या फिर हम सॉलिड डायरेक्ट लिख दिए, सॉलिड एग्जांपल में लिख देते हैं। The substance which have not tendency of evaporation। एग्जाम्पल जैसे, अब एग्जाम्पल में आप NaCl ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं, सुक्रोज ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर लोहा ले सकते हैं, तांबा ले सकते हैं। अरे उसका कौन सा सोल्यूशन बनाएगा यार? चैप्टर को देख, सोल्यूशन चल रहा है ना। ऐसी चीजें ले जो मिला के कुछ बन सके। अब कैसे पानी में एक लोहे की रॉड डाल के कौन सा सोल्यूशन बना लेगा? कैसा लोहा भी ले लें, लकड़ी भी ले लें, ऐसी चीजें मत। ठीक है, तो इनका जो है, इनका जो P0 होगा वो क्या होगा? 0। इनके लिए जो P0 होगा वो क्या होगा? 0। इस बात का आप क्या करेंगे? ध्यान। अब जो अगला फैक्ट, अब ये तो ऐसे ही मैंने इसको बीच में नेचर ऑफ लिक्विड में ही बीच में बता दिया था। अब हम बात करते हैं किसकी? दूसरे फैक्टर की, नाम है टेम्परेचर।
ऐसा है, दूसरे फैक्टर की बात जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो की साइज देख रहा हूँ तो वो ठीक ठाक हो गई है। और अगर हम टेम्परेचर इसमें स्टार्ट कर देते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी बड़ा फैक्टर है और वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और बहुत लंबा वीडियो देखने से अच्छा है कि 2 वीडियो अलग अलग देखा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबा कर देने से बोरियत सी महसूस होने लगती है। ठीक, नमस्कार।